हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हो गए, साफ खैरियत से हो गए। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर हम डिस्कस कर रहे थे सेकेंड ईयर का, वो था चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 का नाम था इलेक्ट्रॉनिक्स, और उस पर हमने फर्स्ट 3 लेक्चर्स जो हैं वो डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वीक। और फर्स्ट 3 लेक्चर्स में से आप लोगों के ज़्यादातर जो कमेंट्स और जो चीज़ आप लोग पूछ रहे थे वो ये था कि सर जो आप फर्स्ट 2 लेक्चर्स में चीज़ पढ़ा रहे हैं वो सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही बताया था कि असल में जो मेन स्टार्ट हो रहा है वो लेक्चर नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है, जो आपके रिड्यूस सिलेबस में इंक्लूडेड है, और वो आपका टॉपिक था रेक्टिफिकेशन। लेकिन स्टूडेंट्स, रेक्टिफिकेशन समझने के लिए आपको डायोड क्लियर होना चाहिए, डायोड समझने के लिए पीएन जंक्शन समझने के लिए पी टाइप, एन टाइप। इसलिए फर्स्ट 2 लेक्चर्स जो हैं उनको आपने प्रिपेयर नहीं करना, लेकिन उनको आपने अच्छी तरह समझना है, और उसमें जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए। तो वो लेक्चर्स आपसे जो है फेडरल बोर्ड में तो नहीं पूछेगा, लेकिन वो चीजें आपको क्लियर होंगी, तभी आप रेक्टिफिकेशन अच्छी तरह समझ पाओगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है जो हमारे पास लेक्चर नंबर 3 जो हमने एंड किया था रेक्टिफिकेशन, उसी को आज जो है मजीद आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और रेक्टिफिकेशन में जो हमने उसकी टाइप्स देखी थी, हमने कहा था जो उसकी 2 टाइप्स हैं, उसको हाफ वेव रेक्टिफायर भी और फुल वेव रेक्टिफायर भी। और फिर मैंने आपको बताया था कि फुल वेव रेक्टिफायर हम 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तरीका हमारे पास ये था कि या तो हम नॉर्मल ट्रांसफार्मर यूज करें और साथ में एक ब्रिज यूज करें, और ब्रिज में 4 डायोड्स यूज होते हैं, लेकिन वो आपकी बुक में डिस्कस नहीं है। आपकी बुक में जो फुल वेव रेक्टिफायर है वो है यूजिंग सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। तो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने हाफ वेव रेक्टिफिकेशन देखी थी, तो सबसे पहले थोड़ी सी हाफ वेव रेक्टिफिकेशन की हम एक दफा समरी देख लेते हैं, ताकि फिर आज हम आगे डिस्कस करें। हमने रेक्टिफिकेशन देखा था। रेक्टिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किसी भी आपके यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करे, ऐसे प्रोसेस को नाम देंगे रेक्टिफिकेशन। और रेक्टिफिकेशन करने के लिए जो हमारे पास डिवाइस चाहिए, एक डिवाइस चाहिए जो कि आपके अल्टरनेटिंग करंट को डीसी में कन्वर्ट कर सके, उसको हम नाम देंगे रेक्टिफायर। और स्टूडेंट्स, एमसीक्यूज के लिए ये चीज याद रखें कि हम यहाँ पे रेक्टिफिकेशन के लिए कौन सा कंपोनेंट यूज करते हैं, वो हम यूज करते हैं डायोड, मतलब पीएन जंक्शन यूज करते हैं फॉर द रेक्टिफिकेशन पर्पस। उसके बाद फिर हमने जो हमने स्टार्ट किया था वो था आपके पास हाफ वेव रेक्टिफायर। और हाफ वेव रेक्टिफायर में स्टूडेंट्स हमने ये देखा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर ऐसा आपके पास रेक्टिफायर है जो कि आपके पास यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की सिर्फ एक हाफ साइकिल को रेक्टिफाई करे। और हमने कहा था अल्टरनेटिंग करंट जो है साइनोसॉइडल होता है। अल्टरनेटिंग करंट में एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होगा और दूसरा नेगेटिव हाफ साइकिल होगा। लेकिन हाफ वेव रेक्टिफायर एक ऐसा रेक्टिफायर है जो कि एक सिर्फ या तो पॉजिटिव को रेक्टिफाई करेगा या सिर्फ नेगेटिव को रेक्टिफाई करेगा। और उसमें जो अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आता है फेडरल बोर्ड में, क्योंकि स्टूडेंट्स ये टॉपिक्स लॉन्ग के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अगर ये स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने हाफ वेव रेक्टिफायर की यहाँ पे स्टेटमेंट लिखनी होगी कि हाफ वेव रेक्टिफायर क्या काम करता है। उसके बाद आपने लिखना होगा कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या चीजें हम यूज करते हैं। तो उसमें ट्रांसफार्मर था, हम लोड के लिए रेजिस्टर यूज कर रहे थे। लोड कुछ भी हो सकता है। लोड जिस तरह अगर आप मोबाइल चार्ज कर रहे हो तो आपको मोबाइल एक लोड होगा, लेकिन यहाँ पे जो है हम चीजों को सिंप्लीफाई रखने के लिए लोड जो है रेजिस्टर यूज कर रहे हैं। उसके बाद हमने कहा था ट्रांसफार्मर यूज किया था। ट्रांसफार्मर का काम यह था कि वोल्टेज के लेवल को कम करना, ताकि डायोड जो है वो आपके पास जले ना, खराब ना हो। उसके बाद स्टूडेंट्स हमने ट्रांसफार्मर के 2 फंक्शन देखे थे। तो ट्रांसफार्मर हमने कपलिंग देखी थी, और ये सर्किट डायग्राम थी आपके पास जो कि आपने याद रखनी है फॉर द हाफ वेव रेक्टिफायर। तो हाफ वेव रेक्टिफायर की आपने ये डायग्राम याद रखनी है, जिसमें इनपुट है ये जो आपके पास यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट है, ये आपके पास यहाँ पे अब इनपुट। उसके बाद ये जो पार्ट था ये आपके पास ट्रांसफार्मर का पार्ट था, और फिर उसके बाद ये जो पार्ट था ये आपके पास डायोड था, और लास्ट में जो था ये चीज हमारे पास लोड थी। तो ये सारे स्टूडेंट्स जो हैं अब हमने चीजें देखी थी, और हमने कहा था ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन है जो कि वोल्टेज को कम कर रहा है। फिर इसकी हमने वर्किंग देखी थी। हमने कहा था अल्टरनेटिंग करंट इनपुट हमारे पास इस तरह की है, ये सारी हमारे पास इनपुट है, और ये जो नीचे हमारे पास आ रही थी आउटपुट आ रही थी। और ये जो आउटपुट स्टूडेंट्स आ रही थी ये अब हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टर के अक्रॉस आ रही थी। लेकिन अगर आप एक चीज देखो, ये सिर्फ एक जो आपके पॉजिटिव जो था साइकिल उसको रेक्टिफाई कर रहा है। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था, ये इसको रेक्टिफाई नहीं कर रहा था। तो इसलिए इसको हमने नाम दिया था हाफ रेक्टिफायर। और इनपुट जो है हमारे पास इस तरह की मिली थी, मतलब हमें सिर्फ ये जो है बीच में कुछ आपको डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है, फिर पॉजिटिव हाफ साइकिल मिला, फिर अब जो है यहाँ पे डिस्कंटिन्यूटी मिल रही है। तो हमने कहा था ये अच्छा रेक्टिफायर नहीं है, क्योंकि इसमें हमें कॉन्स्टेंटली वोल्टेज या करंट नहीं मिल रहा। ठीक है। अच्छा, एक और स्टूडेंट्स चीज याद रखें, वोल्टेज का वेव फॉर्म भी ऐसा ही बनेगा
आपके पास यहाँ पे आउटपुट का और आपके पास करंट का भी ऐसा ही बनेगा, क्योंकि चैप्टर नंबर 15 में ये चीज हम डिस्कस करेंगे कि रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट के वेवफॉर्म सेम होते हैं, इन फेज होते हैं। तो अगर आपसे वोल्टेज का वेवफॉर्म बनाने का कहे तो भी आप ऐसे ही वेवफॉर्म बनाएंगे आउटपुट का, और अगर आपसे यहाँ पे दूसरा कहे पूछा जाए, यहाँ पे करंट का पूछा जाए तो भी आप ऐसे ही बनाओगे। तो इसकी हमने सारी वर्किंग देखी थी, और फिर मैंने आपको ये जो होमवर्क दिया था कि आप इस जो सर्किट का आउटपुट वेवफॉर्म जो है प्रिडिक्ट करें, और आप में से मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने मुझे ठीक भी बताया है इसका आंसर। और इसका आंसर ये था कि यहाँ पे अगर हम इस तरह का डायोड की पोलैरिटी यूज करें तो अभी तो आपको सिर्फ पॉजिटिव जो है हाफ साइकिल्स मिल रहे हैं आउटपुट पे, लेकिन अगर आप यहाँ पे इस डायोड की पोलैरिटी चेंज कर दो तो फिर आपको जो है ये वाले साइकिल्स नहीं मिलेंगे, ये वाले हाफ साइकिल्स नहीं मिलेंगे, आपको आउटपुट में सिर्फ ये चीज मिलेगी। तो स्टूडेंट इस तरह की आउटपुट आपको मिल सकती है अगर आप ये इस तरह का सर्किट डायग्राम यूज करें। तो ये सारा कुछ जो था वो हाफ वेव रेक्टिफायर के बारे में था, और हमने ये कहा था कि हाफ वेव रेक्टिफायर की जो है वो परसेंटेज एफिशिएंसी बहुत कम है, और परसेंटेज एफिशिएंसी कम होने की मेन वजह ही यही है क्योंकि ये आपके पास यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट की सिर्फ एक साइकिल को रेक्टिफाई कर रहा है, दोनों आपके पास यहाँ पे उसके पॉजिटिव और नेगेटिव को रेक्टिफाई नहीं कर रहा। तो इसकी परसेंटेज ऑफ एफिशिएंसी 40.6 थी, और इसमें आपने पीक इनवर्स वोल्टेज के कंसेप्ट को भी याद रखना था। तो स्टूडेंट्स आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, और वो टॉपिक है फुल वेव रेक्टिफायर। और फुल वेव रेक्टिफायर हमने कौन से ट्रांसफार्मर को यूज करके बनाना है, वो है सेंटर टैप ट्रांसफार्मर। सबसे पहले स्टूडेंट्स जरा समझें कि सेंटर टैप ट्रांसफार्मर होता क्या है। तो सबसे पहले सेंटर टैप ट्रांसफार्मर मैं आपको समझाता हूं। अच्छा स्टूडेंट्स याद रखें कि जो आप यहाँ पे मार्केट से जो नॉर्मल ट्रांसफार्मर आप लेते हो, वो नॉर्मल ट्रांसफार्मर जो होता है उसकी 4 वायर्स होती हैं, क्योंकि 4 वायर्स की क्या है, 2 वायर्स जो होंगी उसकी इनपुट की होंगी और 2 वायर्स जो होंगी उसकी आउटपुट की होंगी। तो नॉर्मली 4 वायर्स होती हैं ट्रांसफार्मर की। अगर आप मार्केट से सिंपल ट्रांसफार्मर लो तो ये 2 वायर्स जो हैं ये इनपुट की हैं, और ये जो 2 वायर्स हैं ये आउटपुट की होंगी। अच्छा, लेकिन ये है नॉर्मल ट्रांसफार्मर। तो ये सिंपल ट्रांसफार्मर जो मिलेगा, स्टेप अप भी हो सकता है, स्टेप डाउन भी। लेकिन अगर हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करें, अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर की 5 वायर्स होती हैं, 2 वायर्स इनपुट की होंगी, लेकिन आउटपुट की जो यहां वायर्स होंगी वो 3 वायर्स होंगी। ठीक है, तो आउटपुट के लिए आपको 3 वायर्स होंगी और इनपुट के लिए जो है वो 2 वायर्स होंगी। नॉर्मल ट्रांसफार्मर में होता क्या था, अगर मैं इनपुट वोल्टेज इस तरह प्रोवाइड कर रहा हूं तो मुझे आउटपुट पे भी वेवफॉर्म ऐसे ही मिलेगी, लेकिन होगा क्या, अगर ये स्टेप डाउन है तो ये क्या कर रहा होगा, उस सिग्नल के एम्पलीट्यूड को कम कर रहा होगा। तो अगर ये वोल्टेज का एम्पलीट्यूड ज्यादा है तो ये क्या कर रहा होगा, ये उसके अब उस सिग्नल के यहाँ पे एम्पलीट्यूड को कम करके रिप्रेजेंट कर रहा होगा। लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करो तो ये दोनों सिग्नल्स इन फेज हैं, दोनों के दरमियान फेज डिफरेंस कुछ भी नहीं है, 0 है फेज डिफरेंस। लेकिन अगर हम सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज करें, अब सेंटर टैप ट्रांसफार्मर का बिहेवियर थोड़ा सा जो है डिफरेंट है, क्योंकि ये जब इसको बना रहे होते हैं इसकी वाइंडिंग की जरा डिफरेंट तरीके से की जाती है। अब होता क्या था इसको समझिए, अगर मैंने इसको इनपुट इस तरह की प्रोवाइड की है, यहां पे हमारे पास आउटपुट अब लेने के 3 तरीके हैं, या तो मैं 1 और 2 के दरमियान आउटपुट लूं, या मैं 2 और 3 के दरमियान आउटपुट लूं, और लास्ट जो है या फिर मैं 1 और 3 के दरमियान आउटपुट लूं। अच्छा, जो नॉर्मली सेंटर टैप ट्रांसफार्मर यूज होता है इसमें टर्न्स रेशो 1:1 रखी जाती है, मतलब जितना वोल्टेज यहां से आ रहा होगा उतना ही वोल्टेज यहां पे भी मिल रहा होगा। अच्छा, अब जरा समझें, मैंने कहा मेरे पास इनपुट वोल्टेज इस तरह का आ रहा है, ठीक है। अब अगर मेरे पास इनपुट वोल्टेज इस तरह का आ रहा है, अगर मैं 1 और 2 पे वोल्टेज देखूं तो 1 और 2 पे भी वोल्टेज ऐसा ही आ रहा होगा, लेकिन 2 और 3 के अक्रॉस वोल्टेज जरा डिफरेंट आ रहा होगा। ये चीज याद रखें। मतलब क्या, मतलब कि जब इनपुट का पॉजिटिव साइकिल आ रहा होगा तो आउटपुट पे 1 और 2 के अक्रॉस भी पॉजिटिव आ रहा होगा, लेकिन 2 और 3 के अक्रॉस जो वोल्टेज आ रहा होगा वो नेगेटिव आ रहा होगा। अगर हम सिर्फ पॉजिटिव साइकिल की बात करें, पॉजिटिव हाफ साइकिल की, जब इनपुट का नेगेटिव साइकिल आ रहा होगा तब 1 और 2 के अक्रॉस नेगेटिव ही आ रहा होगा, लेकिन 2 और 3 के अक्रॉस उस वक्त
पॉजिटिव आ रहा होगा। तो ये चीज याद रखें, सेंटर पेयर ट्रांसफार्मर में हम दो वोल्टेजेस एक वक्त में ले सकते हैं, एक 1 और 2 के क्रॉस और एक 2 और 3 के क्रॉस, ठीक है। लेकिन फर्क होता क्या है समझ लें, ये इतना वैसे डिस्कस नहीं है बुक में, लेकिन ये कि आपको चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप सेंटर पेयर ट्रांसफार्मर को जरा समझ पाओगे। इनपुट वोल्टेज अगर मुझे 220 आ रहा है तो मुझे 1 और 2 के क्रॉस भी 110 वोल्ट मिलेगा और 2 और 3 के दरमियान भी मुझे 110 वोल्ट मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसने दो वोल्टेजेस को डिवाइड कर दिया। लेकिन किस तरह डिवाइड किया कि दोनों वोल्टेजेस की पोलैरिटी एक दूसरे से ऑपोजिट है। ये जो वोल्टेज मिल रहा है ये मुझे पॉइंट, क्योंकि देखो वोल्टेज आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा है कि वोल्टेज हमेशा मेजर करते हैं बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो 1 और 2 के दरमियान अगर मैं यहाँ पे वोल्टेज की वेव फॉर्म देखूं तो वेव फॉर्म इस तरह आ रही होगी 1 और 2 के दरमियान। लेकिन अगर मैं 2 और 3 के दरमियान वोल्टेज की वेव फॉर्म देखूं तो ये फिर इस तरह आ रही होगी। मतलब जिस वक्त 1 और 2 के दरमियान पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा होगा उस वक्त 2 और 3 के दरमियान नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा होगा, और जिस वक्त 1 और 2 के क्रॉस नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा होगा उस वक्त 2 और 3 के क्रॉस पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा होगा। अगर मैं 1 और 3 यूज करूं तो 1 और 3 अगर मैं यूज करूं तो पूरे का पूरा साइकिल ही मिल जाएगा। अच्छा देखें, ये कितना मैक्सिमम वोल्टेज मिल रहा है 110, ये भी कितना मिल रहा है 110। अगर मैं पूरे पॉइंट्स 1 और 3 ही यूज कर लूं तो मुझे पूरे का पूरा 220 ही मिल जाएगा। लेकिन ये तो कोई फायदा ऐसा ना हुआ, क्योंकि हमारे पास इनपुट भी 220 था और आउटपुट भी हमें 220 मिल रहा है, इसलिए हम ज्यादातर पॉइंट्स 1 या 2 या 3 यूज करते हैं। अब इसमें एक और चीज जरा समझें जो कि थ्योरी में उसने लिखी हुई है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को समझने में मुश्किल होती है, वो ये है, समझ रहे जिस तरह हमने कहा था कि इनपुट जो होती है हमारे पास एसी होती है, इस तरह एसी हमारे पास इनपुट है। अभी मैंने कहा कि एसी का भी यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा है तो ऊपर वाला पॉइंट पॉजिटिव नीचे वाला नेगेटिव, ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था, क्योंकि एसी बार बार अपनी पोलैरिटी चेंज कर रहा होता है। तो अभी हमने कहा कि अभी पॉजिटिव है और नीचे नेगेटिव, तो होगा क्या, इस पॉइंट पे अगर पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव आ गया, यहां नेगेटिव, अगर यहां पॉजिटिव है तो यहां भी पॉजिटिव आ गया और यहां भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। अब होता क्या है, ये बीच वाली वायर पे क्या वोल्टेज होगा। अब बीच वाली वायर जो है उसको आप, अच्छा इसको उसने बुक में पॉइंट ए नाम दिया हुआ है और इसको जो नाम दिया हुआ है वो देखते हैं बुक में आपकी क्या नेमिंग दी हुई है इसकी। इस वायर 2 को बी नाम दिया हुआ है और इसको सी नाम दिया हुआ है, ठीक है। वायर बी जो होती है ये न्यूट्रल होती है, न्यूट्रल मतलब 0 वोल्ट्स की होती है, ये ग्राउंड होती है, ठीक है। तो देखो 0 जो है आप पढ़ते हो मैथ्स में, ना ये पॉजिटिव नंबर है ना ये अब आपके पास यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। तो अगर आप ए के लिहाज से देख रहे होगे तो ए भी पॉजिटिव है, तो आप कहोगे सर ए जो है वो पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि आप बी पे अज्यूम कर सकते हो कि इस वक्त अभी बी पे नेगेटिव है। तो अगर आप ए के लिहाज से कह रहे होगे तो आप कहोगे सर ए जो है वो आपका पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि बी पे अभी नेगेटिव है। अगर आप सी के लिहाज से देख रहे होगे तो देखो बी पे 0 है, इसको आप 0 भी, आप इसको पॉजिटिव भी ले सकते हो, नेगेटिव भी ले सकते हो, तो उस वक्त आप कह रहे होगे कि सर बी पे जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो अगर आप ए के लिहाज से आप कह रहे होगे तो आप कहोगे सर ए जो है वो अब आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू बी, क्योंकि उस वक्त आप बी पे नेगेटिव अज्यूम कर रहे हो। लेकिन जब आप सी के लिहाज से देख रहे होगे जो कि सी पे अभी नेगेटिव है, तो आप कहोगे सर सी जो है वो अब आपके पास नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू बी, उस वक्त आप बी पे जो है पॉजिटिव अज्यूम कर रहे हो। तो इसकी पोलैरिटी कुछ इस तरह की बनती है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर जो डेली लाइफ में जो यूज होते हैं, जो आपके मोबाइल के फोन्स के जो हो गए, चार्जर्स हो गए, या जहां जहां पे भी रेक्टिफिकेशन हो रही होती है वहां पे फुल वेव रेक्टिफायर यूज हो रहे होते हैं। हाफ वेव रेक्टिफायर की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कुछ भी नहीं है ड्यू टू लो अब आपका परसेंटेज एफिशिएंसी। तो सबसे पहले यहीं पे यहाँ पे ये चीज जो है डिस्कस की गई थी कि सबसे पहले जो चीज आपको समझ आनी चाहिए वो क्या चीज है, वो आपके पास यहाँ पे वर्किंग ऑफ सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर। आपको ये पता हो कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर काम किस तरह करता है, क्योंकि ये बुक में ज्यादा डिस्कस नहीं है। उसके बाद सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर जो है ये 3 टाइप्स के हैं। वोल्टेज को कम भी कर सकता है, वोल्टेज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, और सेम वोल्टेज के भी मिलते हैं। मतलब इनपुट पे अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो आउटपुट पे भी 220 वोल्ट ही आ रहा होगा, लेकिन वो 220 वोल्ट 2 वोल्टेजेस में कन्वर्ट हो रहा होगा। एक इस तरह के वोल्टेज में, अगर आप यहाँ पे डायग्राम में अगर आप एक चीज देखो भी तो यहाँ पे आपको डायग्राम में शो भी हो रहा होगा कि यहाँ पे देखो ये वही वाली डायग्राम है।
तो यहाँ पे जो A और B, ऊपर वाला पॉइंट A है, ये बीच वाला B है, तो A और B के दरमियान वोल्टेज इस तरह का मिल रहा होगा और B और C के दरमियान वोल्टेज की पोलैरिटी डिफरेंट होगी। अब उसके बाद ये अब हमने लिखा कि जो सेंटर ट्रांसफार्मर है उसका एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट फीचर है, और वो ये आपका इंपॉर्टेंट फीचर है कि ये जो सेकेंडरी वोल्टेज को दो वोल्टेजेस में डिवाइड कर रहा है। तो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर डिवाइड्स है, यहाँ पे जो हमारे पास जो सोर्स आ रहा होगा, यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट आ रहा होगा, उसको टू पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। फिर आगे यही लिखा है कि एक वोल्टेज को हम V1 कह रहे हैं, जो कि हम पॉजिटिव एज्यूम कर रहे हैं क्योंकि आउटपुट पे दो वोल्टेजेस हैं। तो एक वोल्टेज जो होगा वो पॉजिटिव होगा, और उसी वक्त जो सेकंड वाले पार्ट पे जो वोल्टेज मिल रहा होगा वो आपके पास नेगेटिव वोल्टेज होगा, उसको हमने V2 नाम दे दिया। अभी मैंने आपको डिस्कस कराया कि दोनों वोल्टेजेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। जिस तरह भी हमने कहा इनपुट पे अगर 220 वोल्ट आ रहा है तो आउटपुट पे जो हमें दो वोल्टेजेस मिलेंगे वो दोनों 110 वोल्ट्स के होंगे। तो दोनों वोल्टेज जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन दोनों की जो चीज डिफरेंट है, वो दोनों की चीज डिफरेंट जो है वो पोलैरिटी डिफरेंट है। अगर आप चाहो तो यहाँ पे डायग्राम में देख भी लो, दोनों की पोलैरिटी डिफरेंट है, और अगर आप वेव्स के फॉर्म में कंसीडर करो तो दोनों में फेज डिफरेंस 180 का है। ठीक है, तो यही जो है वो नेक्स्ट पार्ट लिखा हुआ है कि दोनों वोल्टेजेस जो हैं वो आउट ऑफ फेज हैं विद ईच अदर। तो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में अगर हम सेंटर टाइप यहाँ पे टाइप ट्रांसफार्मर से फुल वेव रेक्टिफायर बना रहे हैं तो हमें क्या क्या चीज चाहिए? एक तो हमें सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर चाहिए, साथ में हमें दो डायोड्स चाहिए। अगर आप ये इसकी सर्किट डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफायर की, तो फुल वेव रेक्टिफायर अगर आपने बनाना हो तो सबसे पहले ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर आ गया। और सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर किस तरह का होगा? इसकी आउटपुट पे यहाँ पे 3 वायर्स होंगी, एक ये वायर है, एक ये वायर है जिसको उसने ग्राउंड किया हुआ है। ये जो स्टूडेंट्स ये जो सिंबल यूज होता है ये जंप का शो होता है, मतलब ये वायर और ये नीचे वाली वायर एक दूसरे से कनेक्ट नहीं है। ये वाली वायर जो है इस वायर के ऊपर से गुजर रही है सिर्फ, ठीक है। तो ये आपस में कोई यहाँ पे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं हुआ हुआ, सिर्फ ये वायर जैसे अब गुजर रही है। और मैंने आपको कहा था कि बी वाली जो वायर होती है वो न्यूट्रल होती है, ग्राउंड पे होती है, मतलब उस पे जो वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट होता है, इसलिए उसको उसने यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है। ये सिंबल जो है ये ग्राउंड का सिंबल है, और ग्राउंड पे जो वोल्टेज होता है वो 0 वोल्ट होता है। तो सर्किट डायग्राम में एक सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर, दूसरी चीज जो है वो दो डायोड्स हैं, एक D1 और एक D2, और जो सेकंड चीज है वो हमारे पास एक जो चीज यूज हो रही है वो लोड हो रही है। और लोड आप कुछ भी यूज कर सकते हो, लोड जो है हमने यहाँ पे रेजिस्टर यूज किया हुआ है, वरना रेजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर कुछ भी चीज लोड हो सकती है हमारे पास। तो ये इसकी आप यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में लिखोगे कि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में हमने एक यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर यूज किया सेंटर टाइप वाला यूज किया, और साथ में हमने दो डायोड्स यूज किए। फिर बार बार उसने बुक में एक थ्योरी में वर्ड लिखा हुआ है कि ये डायोड जो है आपके पास यहाँ पे स्विचिंग मोड में होंगे, और स्विचिंग मोड भी किस तरह का आपके पास ये इस तरह का। अब अल्टरनेट स्विचिंग मोड, अब अल्टरनेट स्विचिंग मोड का मतलब क्या होता है? अल्टरनेट स्विचिंग मोड का मतलब ये है कि जिस वक्त डायोड D1 काम कर रहा होगा उस वक्त डायोड D2 ऑफ होगा, और जिस वक्त D2 काम कर रहा होगा उस वक्त D1 ऑफ होगा। अब डायोड के काम करने का मतलब क्या है? डायोड के काम करने का मतलब है कि डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, क्योंकि डायोड में से करंट तब गुजरता है जब डायोड फॉरवर्ड बायसिंग में हो। तो जिस वक्त ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा उस वक्त ये रिवर्स बायसिंग में होगा, और हम कहते हैं कि रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। जिस वक्त ये फॉरवर्ड बायसिंग में होगा उस वक्त ये रिवर्स बायसिंग में होगा, इसलिए इसको आप नाम दोगे कि सर ये दोनों काम तो करते हैं लेकिन अब अल्टरनेट स्विचिंग मोड में करते हैं, एक वक्त में एक काम करता है। और D1 फॉरवर्ड में कब होगा, D2 जो है रिवर्स में कब होगा, ये सारा भी हम आगे देखेंगे। फिर उसके बाद अब फुल देखो, अगर आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करो, जो हमारे पास हाफ वेव रेक्टिफायर था वो सिर्फ हमारे पास यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल को गुजरने दे रहा था, या तो पॉजिटिव साइकिल को सिर्फ गुजरने दे रहा था या सिर्फ जो था नेगेटिव हाफ साइकिल को गुजरने दे रहा था। लेकिन फुल वेव रेक्टिफायर की खासियत ये है कि ये दोनों साइकिल्स को गुजरने देगा। देखो डायरेक्ट करंट की डेफिनेशन ये होती है कि वो करंट जो अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर रहा हो। तो इस सर्किट को मैं फुल वेव रेक्टिफायर कह सकता हूं अगर मैं एक चीज में अचीव कर दूं, और वो अचीव क्या है कि इस रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन चेंज ना हो। क्योंकि अगर इस रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वो तो अल्टरनेटिंग करंट ही होगा, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट में कॉन्टिन्यूसली करंट की डायरेक्शन कभी क्लॉकवाइज कभी एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर मैं किसी तरीके से इस रेजिस्टर में से, जो कि मेरी आउटपुट है, लोड है, किसी भी तरीके से अगर मैं इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन एक ही मेंटेन रख लूं, और एक डायरेक्शन के करंट को हमने क्या नाम दिया था, यूनिडायरेक्शनल करंट। तो अगर मैं किसी तरीके से इस यहाँ पे रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल मैं यहाँ पे रख लूं, तो उस करंट को या उस वोल्टेज को मैं नाम दूंगा यहाँ पे डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है,
तो नेक्स्ट ये चीज डिस्कस की गई है कि फुल वेव रेक्टिफायर जो है वो क्या अलाउ करता है, अलाउ यूनिडायरेक्शनल करंट, और यूनिडायरेक्शनल करंट ऐसा करंट जो कि एक डायरेक्शन में फ्लो करता हो। तो अगर हमारे पास लोड के अक्रॉस एक डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है ड्यूरिंग द एंटायर साइकिल, देखो अब होगा क्या, अल्टरनेटिंग करंट जो है एसी इनपुट, अब इनपुट का तो पॉजिटिव भी आ रहा होगा और नेगेटिव भी आ रहा होगा, लेकिन मैंने कुछ ऐसा सर्किट डायग्राम यहाँ पे अरेंजमेंट करनी है कि लोड के आपके पास क्रॉस करंट की डायरेक्शन क्या रहे, पॉजिटिव, क्योंकि देखो इधर इनपुट है, ये इनपुट पे अगर पॉजिटिव आ रहा है तो समझने करंट क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, इनपुट पे अगर नेगेटिव आया तो करंट क्या फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन मैंने अपने जो लोड के क्रॉस करंट की डायरेक्शन रखनी है सेम, एक डायरेक्शन। तो ये मैं किस तरह करूंगा, ये मैं इस पूरे सर्किट को यूज करके करूंगा। तो ये इस पूरे सर्किट का काम ही यही है कि ये इस लोड के क्रॉस करंट की डायरेक्शन एक ही रखे, या तो पॉजिटिव मतलब या तो करंट जो है इस रेजिस्टर में से डाउनवर्ड फ्लो कर रहा हो सिर्फ, या इस रेजिस्टर में से करंट अपवर्ड फ्लो कर रहा हो, चेंज ना हो रहा हो बार बार, क्योंकि अल्टरनेटिंग करंट तो अगर हम डायरेक्ट लगा दें तो वो तो चेंज करेगा इसको। तो नेक्स्ट अगर आप देखो तो ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जब भी इनपुट का एंटायर साइकिल हो, और एंटायर साइकिल से मतलब कि पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, तो हमारी कोशिश ये है कि हमारा जो लोड में से सिर्फ जो आपके पास करंट पास करे वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन का हो, मतलब या तो अपवर्ड या फिर डाउनवर्ड। नेक्स्ट पॉइंट वही लिखा हुआ है कि इन डायोड्स को हमने नाम दे दिए, एक डायोड को हमने नाम दे दिया D1 और दूसरे डायोड को हमने नाम दे दिया D2, और ये दोनों डायोड जो हैं आपके पास यहाँ पे अल्टरनेटिंग स्विचिंग बोर्ड में काम करेंगे, मतलब एक वक्त में एक काम करेगा। अब आते हैं वर्किंग पे। तो सबसे पहले हम इसको किस तरह डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो इनपुट है, ये चीज जो हमारे पास इनपुट है, इसका हम एक साइकिल डिस्कस करेंगे। एक साइकिल डिस्कस करने से मतलब हम यहां से लेकर यहां तक, और इसमें भी हम बारी बारी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल, उसके बाद नेगेटिव हाफ साइकिल डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम पॉजिटिव हाफ साइकिल डिस्कस करते हैं। अब आपको पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में अब यहां पे सिर्फ अभी हम पॉजिटिव हाफ साइकिल ले रहे हैं, अभी सिर्फ यहां पे पॉजिटिव इनपुट पे पॉजिटिव हाफ साइकिल आया। पॉजिटिव हाफ साइकिल का मतलब है इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव है तो इधर भी पॉजिटिव आ गया और नीचे इधर भी नेगेटिव आ गया, ठीक है। अच्छा तो होगा क्या, अब देखो वही वाला कंसेप्ट आया, ये डायोड की जो है ये पी साइड होती है और ये डायोड की एन साइड, ये डायोड की पी साइड और ये डायोड की एन साइड, ये हमने लेक्चर नंबर 1 और 2 में डिस्कस किया था। अभी अब अगर आप एक चीज नोटिस करो तो डायोड जो है, डायोड की पी साइड जो कनेक्टेड है डायोड D1 का, डायोड D1 की जो आपका पी साइड कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव से, और एन साइड जो कनेक्टेड है वो कनेक्टेड है नेगेटिव से। अगर पी साइड पॉजिटिव से एन साइड नेगेटिव से हो तो डायोड जो काम करेगा वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम करेगा, और एन साइड नेगेटिव से किस तरह है, क्योंकि ये एन साइड यहां से इधर कनेक्टेड है। अब जरा आए D2 पे, तो D2 किस तरह काम कर रहा है, D2 की जो पॉजिटिव साइड है पी साइड है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव से, तो D2 की जो पी साइड है वो कनेक्टेड है नेगेटिव से, और N जो कनेक्टेड है N कनेक्टेड है पॉजिटिव से। तो अगर अगर आपके पास नेगेटिव से और N पॉजिटिव से कनेक्टेड हो तो वो डायोड रिवर्स बायसिंग में काम करता है, ठीक है। तो अभी जब इनपुट का सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल आया, इनपुट का भी सिर्फ ये वाला साइकिल आया है पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो अभी D1 जो है वो फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है, और D2 मतलब डायोड D1 करंट को फ्लो होने देगा, तो करंट फ्लो होगा यहां से, और करंट हम कहते हैं हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो करंट जो है यहां पे पॉजिटिव से फ्लो करेगा और इस तरह फ्लो होते होते अब करंट इस पॉइंट पे पहुंचेगा, इस जंक्शन पे पहुंचेगा। अब जब करंट इस जंक्शन में पहुंचेगा तो करंट के पास आगे दो रास्ते हैं, या तो करंट रेजिस्टर में से भी जा सकता है, इस डायोड में से भी जा सकता है, दोनों में से भी जा सकता है। लेकिन आप एक चीज याद रखो, ये इस वक्त ये डायोड किस पे काम कर रहा है, ये डायोड काम कर रहा है रिवर्स बायसिंग में। और आपको अगर याद हो, मैंने आपको कहा भी था कि ये डायोड का सिंबल ये बता रहा होता है कि डायोड में से करंट सिर्फ इस डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, लेकिन डायोड में से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो नहीं कर सकता। तो अगर ये करंट यहां से ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है तो ये इस डायोड में से करंट इस तरह फ्लो होना चाह रहा है, जो कि नहीं फ्लो कर सकता, तो ये सारे का सारा करंट जो है ये इधर से पास कर, और अभी जो रेजिस्टर में से करंट जो है वो अपवर्ड से डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है, मतलब आप इस रेजिस्टर के इस पार्ट को पॉजिटिव ले सकते हो, इस पार्ट को नेगेटिव, क्योंकि करंट हम हाई से लो पोटेंशियल कहते हैं। तो ये जो करंट की डायरेक्शन आपको बनानी आनी चाहिए अच्छी तरह, और ये भी हमने सिर्फ क्या डिस्कस किया, या अभी हमने सिर्फ डिस्कस किया अल्टरनेटिंग करंट का पॉजिटिव हाफ साइकिल। तो पॉजिटिव हाफ साइकिल पे हुआ क्या, इस साइड पे पॉजिटिव
इस साइड पे नेगेटिव, इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव है, तो यहाँ भी सेम पोलैरिटी इंड्यूस होगी, तो यहाँ पॉजिटिव यहाँ नेगेटिव, तो ये जो है पी साइड पॉजिटिव से कनेक्टेड है, एन साइड नेगेटिव से, तो ये डायोड फॉरवर्ड में काम कर रहा है, ये डायोड रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है, तो ये डायोड करंट को फ्लो होने देगा और आप ये रिवर्स बायसिंग हम कहते हैं करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये करंट यहाँ से फ्लो करना शुरू किया और जब करंट इस जंक्शन पे पहुंचा तो करंट यहाँ क्यों नहीं आया, ये एरो जो है नेक्स्ट की यहाँ डिस्कस की गई है। तो जब ये करंट यहाँ क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ये डायोड इस वक्त रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है और डायोड वैसे भी इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होना अलाउ नहीं करता, इसलिए सारे का सारा करंट इस रजिस्टर के अक्रॉस आ गया और इस रजिस्टर के अक्रॉस जो हमें वही करंट मिला जो पीछे से साइकिल आ रहा था। ठीक है, तो हमें आउटपुट पे जो है वो आउटपुट पे ऐसा ही साइकिल अपीयर करेगा। तो ये जो है नीचे आउटपुट शो भी की गई है, ये तो ये हमारे पास आउटपुट पे, अगर आप नीचे लास्ट में देखो ये, तो ये हमारे पास ऐसे का ऐसा ही साइकिल आ गया। तो ये स्टूडेंट्स था ये। अब आप जरा थ्योरी पे आए, तो थ्योरी पे अगर आप देखें तो अभी हम सिर्फ डिस्कस करें पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ एसी। तो वही है जो मैंने आपको भी यहाँ पे पीछे जो चीज मैंने आपको समझाई कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में होगा क्या, जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए जो है इस पे क्या चार्ज आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव और पॉइंट बी जो है वो जीरो है, तो आप अगर सर पॉइंट ए बिकम्स आपके पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू बी और बी पे क्या चार्ज है, बी पे किसको क्या पोलैरिटी आ रहा है यहाँ पे नेगेटिव, तो बी बिकम्स यहाँ पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू सी। ठीक है, तो अगर तो डायोड D1 किस में काम कर रहा होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में, अभी हमने देखा, और डायोड D2 किस में काम कर रहा होगा, रिवर्स बायसिंग में। तो करंट जो है वो सिर्फ किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, D1 से की वजह से, क्योंकि D1 फॉरवर्ड बायसिंग में काम कर रहा है, इसलिए आप कहेंगे सिर्फ जो करंट लोड में से गुजर रहा है वो D1 की वजह से गुजर रहा है और D2 में से करंट जो है वो जीरो फ्लो कर रहा है। और जीरो क्यों फ्लो कर रहा है, क्योंकि हम कहते हैं रिवर्स बायसिंग में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो स्टूडेंट्स ये सारा कुछ जो था ये रिवर्स बायसिंग के बारे में था। नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं, ये सारा कुछ था आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल के बारे में। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल। यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल, अब नेगेटिव हाफ साइकिल हम जो डिस्कस कर रहे हैं ये हम दोनों पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल अल्टरनेटिंग करंट की डिस्कस कर रहे हैं। तो ये अब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ गया, तो यहाँ पे जो अपेयर होगा वो नेगेटिव हाफ साइकिल अपेयर होगा, मतलब इस साइड पे नेगेटिव और इस साइड पे पॉजिटिव, तो यहाँ भी नेगेटिव अपेयर हुआ, यहाँ भी पॉजिटिव अपेयर हुआ। ठीक है, अब वही चीज ये P और ये N, ये डायोड की P और ये N। अब अगर आप डायोड D1 देखो तो डायोड D1 की जो P साइड है वो कनेक्टेड है नेगेटिव से और डायोड D1 की जो N साइड है वो कनेक्टेड है पॉजिटिव से। फिर आप जरा D2 पे आए तो D2 की जो है ये डायोड D2, इस डायोड की P साइड कनेक्टेड है पॉजिटिव से और N साइड कनेक्टेड है यहां पे नेगेटिव से। अब वही चीज याद रखें, अगर P साइड पॉजिटिव N साइड नेगेटिव तो ये जो डायोड काम करेगा ये फॉरवर्ड बायसिंग में, क्योंकि फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन ही यही है। और अगर P साइड नेगेटिव और N जो है पॉजिटिव से तो ये डायोड काम करेगा रिवर्स बायसिंग में। तो डेफिनेटली जिस तरह भी हमने शुरू में कहा कि ये डायोड्स अल्टरनेटिंग स्विचिंग मोड में है, जिस वक्त D1 फॉरवर्ड में होगा उस वक्त D2 रिवर्स में और जिस वक्त D2 फॉरवर्ड में होगा तो ये D1 रिवर्स में। अब D1 में से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। अब जरा देखिए करंट फ्लो किस तरह करेगा। अब करंट हमेशा हाई से लो पोटेंशियल मतलब पॉजिटिव से फ्लो करेगा, तो करंट यहां से फ्लो करना शुरू किया, करंट यहां पहुंचा, फिर करंट इस पॉइंट पे पहुंचा, जंक्शन में पहुंचा। करंट के पास दो रास्ते हैं, करंट ऊपर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, लेकिन ऊपर वाला जो डायोड है ये इस वक्त रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है। और वही बात करंट इस डायोड, कभी भी डायोड इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होने नहीं देता हमें। तो जब ये डायोड रिवर्स बायसिंग में काम कर रहा है तो ये सारे का सारा करंट इस रेजिस्टर में से गुजर जाएगा। अब समझने की चीज ये है, इस रेजिस्टर में से करंट की देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई, पीछे अल्टरनेटिंग करंट का तो नेगेटिव हाफ साइकिल आया था। तो होना ये चाहिए था कि डायोड में से करंट अगर पहले ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा था तो अब करंट जो है वो नीचे से ऊपर फ्लो करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस सर्किट की असल में खासियत यही है कि ये इस लोड के अक्रॉस मतलब रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन एक ही रखती है। देखो अगर इस रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही होती ना तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट का वेव फॉर्म किस तरह बनता, पहले करंट इस तरह फ्लो कर रहा था, फिर करंट इस तरह फ्लो कर रहा है, मतलब करंट की डायरेक्शन चेंज हो गई। क्योंकि करंट में पॉजिटिव और नेगेटिव ये शो करते हैं कि करंट अभी क्लॉकवाइज है तो एंटी क्लॉकवाइज, फिर क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन इस सर्किट की खासियत यही है कि इसमें जो है एक तो देखो पहली आपकी खासियत क्या है कि इनपुट के दोनों साइकिल्स में इसमें से करंट गुजर रहा है।
हाफ वेव रेक्टिफायर में ऐसा नहीं था। हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक साइकिल में से करंट, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रहा था तब करंट गुजर रहा था, और जब नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा था तब करंट नहीं गुजर रहा था। फुल वेव रेक्टिफायर की पहली तो खासियत यह है कि जब आपके पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आया तब भी इस रेजिस्टर में से करंट गुजर रहा है, और जब इसका आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आया तब भी इस रेजिस्टर में से करंट गुजर रहा है। और दूसरी खासियत यह है कि जो इस रेजिस्टर में से करंट गुजर रहा है दोनों साइकिल्स में इस रेजिस्टर में से करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो पहले भी करंट की डायरेक्शन अपवर्ड से डाउनवर्ड थी, और सेकंड जब यहां पर नेगेटिव हाफ साइकिल आया तब भी इसमें से करंट की डायरेक्शन यही। तो जब करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही तो क्या हम करंट को नेगेटिव में लेके जाएंगे? नहीं, क्योंकि करंट को तो नेगेटिव में तब लेके जाते हैं जब हम ये कह रहे हो करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है, लेकिन इस रेजिस्टर के अक्रॉस करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो इस रेजिस्टर के अक्रॉस जो है करंट पॉजिटिव ही बनेगा। तो ये चीज आपने समझनी है कि पहला जो है वो ये जो करंट फ्लो करा, ये करंट जो है डायोड में से कब फ्लो किया? जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आया इनपुट का। ये करंट कब फ्लो किया? जब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आया। और ये करंट किस डायोड की वजह से फ्लो किया? D1 की वजह से। जब इनपुट का नेगेटिव हाफ, एक वर्डिंग आपने स्टूडेंट्स अच्छी तरह सुननी है, जब इनपुट का नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो फिर ये जो करंट फ्लो किया इस सर्किट में वो D2 की वजह से फ्लो किया। तो ये करंट जो है वो आपके पास D2 है। और मैंने सारे साइकिल्स पॉजिटिव ही क्यों बनाए? क्योंकि असल में ये हम करंट ले रहे हैं रेजिस्टर के क्रॉस, लोड रेजिस्टर के क्रॉस, और करंट को मैं नेगेटिव में इसलिए नहीं लेके जा रहा क्योंकि करंट नेगेटिव में जाने का मतलब ये होता है कि करंट की डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो करंट की डायरेक्शन ही चेंज नहीं हो रही, क्योंकि करंट हर केस में जो है दोनों केसेस में अपवर्ड से डाउनवर्ड फ्लो कर रहा है। तो ये करंट का वेवफॉर्म बनेगा रेजिस्टर क्रॉस। अब अगर मैं आपसे वोल्टेज का पूछूं तो देखो क्या वोल्टेज की पोलैरिटी चेंज हो रही है आउटपुट के क्रॉस? आउटपुट के क्रॉस देखो करंट, वोल्टेज की पोलैरिटी कौन डिटरमाइन करते हैं? करंट की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन पहले भी ऊपर से नीचे फ्लो कर रहा था, तो इसको मैंने पॉजिटिव और इसको नेगेटिव। सेकंड साइकिल में भी करंट नीचे ही फ्लो कर रहा है, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे आगे पर नेगेटिव। तो इसमें करंट की डायरेक्शंस हैं वो सेम है, करंट की डायरेक्शन सेम है दोनों केसेस में, तो वोल्टेज की पोलैरिटी भी सेम है। जब वोल्टेज की पोलैरिटी सेम है तो वोल्टेज का वेवफॉर्म भी ऐसा ही बनेगा। तो स्टूडेंट्स करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो ये जो हमारे पास अब करंट बन गया इसको हम नाम देंगे डायरेक्ट करंट, डीसी। ठीक है, लेकिन देखा जाए तो ये 100% डीसी नहीं है। इस डीसी को भी हम एक नाम देते हैं, इसको पल्सेटिंग डीसी, क्योंकि ये पल्सेट कर रहा है, कम ज्यादा हो रहा है। जो 100% डीसी होता है ना वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होता है, कांस्टेंट करंट या कांस्टेंट वोल्टेज, वो 100% डीसी होता है। लेकिन ये डीसी जो है ये पल्सेट कर रहा है। ठीक है, अब जरा थ्योरी पे आते हैं स्टूडेंट्स। थ्योरी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना टॉपिक समझाना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको थ्योरी बुक की समझ आए। तो सबसे पहले हमने ये कहा, ये जो है खुद सर्किट डायग्राम बना के ये आप देखिएगा पॉइंट सी वगैरह। तो जब आपके पास नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो पॉइंट सी जो है पॉजिटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू बी, और जो पॉइंट बी जो है वो पॉजिटिव हो गया विद रिस्पेक्ट टू ए। वही जो मैंने आपको शुरू वाली डायग्राम बनाई, मैं आपको एक जो है पहले आपको मैं ये चीज दिखा भी चुका हूं। अब हुआ क्या कि डायोड D2 जो है, अब हम यहां डिस्कस करें नेगेटिव हाफ साइकिल, तो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड D2 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, अभी हमने देखा, और D1 जो है वो रिवर्स बायस हो गया। तो जब D2 फॉरवर्ड बायस है तो करंट फ्लो ही किसकी वजह से करेगा? D2 की वजह से, और D1 की वजह से कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट ये है कि द करंट फ्लो थ्रू द लोड इज ड्यू टू व्हाइल द करंट ड्यू टू D1 इज 0। तो करंट इसकी वजह से कोई फ्लो नहीं कर रहा। अब ये जो वेवफॉर्म बना है ये असल में डायोड्स के अक्रॉस बना है। देखो डायोड पहले में जब आपके पास यहाँ पे सबसे पहला जो आपके पास साइकिल आया था यहाँ पे पॉजिटिव हाफ साइकिल, उस वक्त D1 काम कर रहा था, तो D1 में से करंट गुजरा। नेक्स्ट जब इनपुट जब नेक्स्ट आपके इनपुट पे नेगेटिव हाफ साइकिल आया तो वो डायोड D1 काम नहीं कर रहा था, तो डायोड D1 में से कोई करंट नहीं गुजरा। फिर दोबारा पॉजिटिव आया, क्योंकि इनपुट हमारे पास इस तरह की होती है कॉन्टिन्यूसली, तो इस वक्त ये काम किया, इस वक्त जो जब आपका यहाँ पे नेगेटिव आया तो D1 काम नहीं किया, तो कोई नहीं आया। तो डायोड D1 सिर्फ कब काम करेगा? जब पॉजिटिव आपके पास यहाँ पे साइकिल्स आ रहे होंगे, हाफ साइकिल्स। D2 कब काम करेगा? D2 उस वक्त काम करेगा जब नेगेटिव हाफ साइकिल्स आ रहे होंगे। ठीक है, तो ये स्टूडेंट्स ये जो है वेव फॉर्म्स जो आप बनाओगे, आप इनपुट वेव फॉर्म बनाओगे, तो सबसे पहले इसमें आप 4 वेवफॉर्म बनाओगे। सबसे पहले वेवफॉर्म आप इनपुट की बनाओगे, वो बुक में नहीं बनी हुई। इनपुट वेवफॉर्म आप ऐसे ही बनाओगे जिस तरह अल्टरनेटिंग करंट होता है।
तो ये आपके पास इनपुट आ गया AC। उसके बाद आप बनाओगे कि A और B के अक्रॉस आपको A पे क्या वोल्टेज मिल रहा है। देखो A पे हमने कहा A और B के दरमियान वही वोल्टेज मिल रहा होता है जिस तरह का पीछे आ रहा है, तो ये इस तरह का मिल रहा होगा। लेकिन अगर आप B के देखो, अब वही बात हमने शुरू में डिस्कस की थी कि दो वोल्टेजेस मिल रहे हैं लेकिन दोनों आउट ऑफ फेज हैं। तो अगर एक वोल्टेज इस तरह मिल रहा है तो दूसरा वोल्टेज इस तरह मिल रहा होगा आपको। उसके बाद ये जो फाइनल वेव फॉर्म है, ये फाइनल वेव फॉर्म है आपके पास आउटपुट की। तो आउटपुट में वेव फॉर्म आपको इस तरह की मिलेगी जिसको हम नाम देंगे पल्सेटिंग डीसी नाम देंगे, जो कि रजिस्टर के क्रॉस है, जो कि बार बार पल्सेट कर रही है, कभी कम हो रही है कभी ज्यादा, लेकिन ये है डीसी ही क्योंकि करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही। तो सबसे पहले इनपुट वेव फॉर्म, ये वाली वेव फॉर्म इनपुट है। फिर उसके बाद ये जो दो वेव फॉर्म्स बनी हुई हैं, ये जो ब्लू से दो वेव फॉर्म बनी हुई हैं, एक ये वाली और दूसरी स्टूडेंट्स ये वाली, ये आप बनाओगे सेंटर ट्रैप में, जो सेंटर ट्रैप ट्रांसफार्मर में दो जो आउटपुट्स मिल रही हैं उनकी। उसके बाद ये जो वेव फॉर्म है ये आपके पास बनाओगे लोड के क्रॉस। तो करंट का भी वेव फॉर्म ऐसा ही बनेगा और वोल्टेज का वेव फॉर्म भी ऐसा ही बनेगा। तो असल में सिर्फ जो फुल वेव रेक्टिफायर का एक डिसएडवांटेज है वो ये डिसएडवांटेज है कि ये सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर यूज करता है, और सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर मार्केट से इतनी आसानी से आपको नहीं मिलता क्योंकि सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर की जो कंस्ट्रक्शन है वो काफी कॉम्प्लेक्स है। तो मार्केट में नॉर्मल ट्रांसफार्मर बहुत ज्यादा मिलते हैं लेकिन सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर बड़ी मुश्किल से मिलेगा ड्यू टू, और ये एक्सपेंसिव भी है एज कम्पेयर टू नॉर्मल ट्रांसफार्मर। तो ये इसका डिसएडवांटेज है। इसकी परसेंटेज एफिशिएंसी अच्छी है लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि सेंटर टाइप, तो सेंटर टाइप ट्रांसफार्मर में सिर्फ एक जो डिसएडवांटेज है, एक तो ये है कि ये आपके पास एक्सपेंसिव है और दूसरा जो है कॉम्प्लेक्स है, और इनका साइज भी नॉर्मल ट्रांसफार्मर्स के मुकाबले में थोड़ा सा बड़ा होता है। और परसेंटेज एफिशिएंसी जो है इसकी वो 81.2 है। और ज्यादा क्यों है? क्योंकि ये अब इनपुट के दोनों साइकिल्स को यूटिलाइज कर रहा है, पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी यूटिलाइज कर रहा है और नेगेटिव हाफ साइकिल को भी यूटिलाइज कर रहा है। लेकिन जो हाफ वेव था वो दोनों साइकिल्स को, दोनों मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को यूटिलाइज नहीं कर रहा था। नेक्स्ट जो है यूज ऑफ फिल्टर, ये हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे। छोटा सा टॉपिक है और ये पता होना चाहिए कि हम पल्सेटिंग डीसी को भी तकरीबन डीसी किस तरह बना सकते हैं। तो स्टूडेंट्स लेक्चर बहुत अच्छी तरह से सुनिएगा। फेडरल बोर्ड में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, तकरीबन 5 टाइम्स इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, फुल वेव रेक्टिफायर। तो फेडरल बोर्ड में अब टॉपिक के यहाँ पे आने के बहुत चांसेस हैं। इसको आप अच्छी तरह 2 दफा 3 दफा लेक्चर को आप देखें, और कोई भी अगर आपकी क्यूरीज हो तो आप अपने क्लासेस के ग्रुप्स में लाजमी मुझे जो है आप सेंड करें, और अच्छी इसके आप नोट्स बनाएं क्योंकि नोट्स से आपको फायदा होगा। और नेक्स्ट टाइम हम इंशाल्लाह फिल्टर्स और आगे ट्रांजिस्टर स्टार्ट करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।